हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को। लास्ट क्लास में हमने बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और टोटल यूटिलिटी के बारे में और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था। हमने रिलेशनशिप भी इसका पढ़ा था। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिमांड को। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड। बच्चों डिमांड क्या होती है? डिमांड की डिफाइन बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं, उसकी जो चाहत है, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की चाहत तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चाहत की बात करूं तो किसी की जो चाहत होती है ना, वो बच्चों अनलिमिटेड होती है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहत हमेशा अनलिमिटेड होती है। चाहत की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। लेकिन क्या वो सारी चाहतें पूरी कर सकता है? क्या वो सारी चाहतों को खरीद सकता है? जैसे कि अगर खरीदने की मैं बात करूं, आप या मैं, कोई सा भी, हम रास्ते से जा रहे हैं और एक रोज एक बंगले को देखते हैं, एक रोज एक बंगलों को देखते हैं हम, और लेकिन हम उसको खरीदने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो हमको अच्छा लगता है। हमारी वो चाहत है कि हमारे पास भी ऐसा घर, हमारा ऐसा बंगला हो, ठीक है। तो क्या वो उसकी डिमांड बन जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खरीदने में सक्षम नहीं। चाहत है, लेकिन सारी चाहतें डिमांड नहीं बन सकती। डिमांड तभी बन सकती है जब उसको खरीदने में हम सक्षम होते हैं। तो डिफाइन भी वही है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर है वो खरीदने में सक्षम हो, एबल हो, या विलिंग यानी कि उसकी इच्छा हो, टू परचेज। पहले उसको सक्षम है, फिर इच्छा भी होनी चाहिए। इन अ गिवन पीरियड, यानी कि उसी समय, एंड एट अ गिवन प्राइस, और जो प्राइस दिया जा रहा है, यानी कि उसके अगर वो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइस, और उसकी खरीदने की इच्छा भी है और वो खरीद भी सकता है, तो वो डिमांड कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं तो वो विश में ही रहेगा, ठीक है बच्चों। विश उसकी बन के रह जाएगी अगर वो खरीदने में सक्षम नहीं होता। आगे डिमांड स्केड्यूल। बच्चों डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, हमको बहुत मतलब क्लियर करेंगे। तो अभी हम बस इसको देख लेते हैं। डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइस, कमोडिटी के प्राइस की और क्वांटिटी परचेज कि कितने, मतलब कि प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी है, उसके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से ही डिमांड स्केड्यूल, मतलब उसी को डिमांड स्केड्यूल कहते हैं बच्चों। डिमांड कर्व क्या होता है? जो ये डिमांड स्केड्यूल से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और वो कैसे बनता है वो आगे हमको दिखाई देखेंगे भी और समझेंगे भी। इंडिविजुअली डिमांड कर्व, इंडिविजुअली डिमांड कर्व जो बेटा देखो, हमारी खुद की एक पर्टिकुलर कोई डिमांड होती है तो इंडिविजुअली डिमांड कर्व हो गई, यानी कि डिमांड बाय एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक अकेले कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसको इंडिविजुअली डिमांड कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअली डिमांड फॉर द कमोडिटी, डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड, यानी कि डिमांड के ऊपर इंडिविजुअली डिमांड का किस किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, यानी कि अपने आप में सबसे पहला कमोडिटी का प्राइस होता है जो किसी भी डिमांड को चेंज करने में सक्षम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी भी गुड्स की प्राइस को बढ़ा देते हैं, किसी भी गुड्स के प्राइस को बढ़ाने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, और किसी भी गुड्स के प्राइस को घटाने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये है डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ता है प्राइस की वजह से। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब, जैसे कि अगर मैं अपनी ही बात करूं, मेरी सैलरी है 50,000 रुपये। अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूं और मैं जितनी कमोडिटी पहले खरीदता था तो उतनी ही खरीदता रहूंगा ना, लेकिन अगर मेरी 50 से 60 हो जाती है तो मेरी खरीदने की शक्ति, या मैं कहूँ परचेजिंग पावर मेरी बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी, या मेरी 50 से 40 हो गई तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी।
तो मेरे इनकम से भी तो इफेक्ट पड़ा डिमांड पर, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की क्या मतलब होता है उसको समझना अच्छे से। रिलेटेड गुड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि 2 बोतल बिस्लरी और किनले, 2 बोतल है और दोनों के दोनों का टेस्ट, और अगर मैं बात करूं डिमांड, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर बिस्लरी की बोतल ने अपना रेट बढ़ा दिया, सपोज इनके 20 रुपए है, उसने 22 रुपए कर दिए, तो लोग जो हैं बिस्लरी की बोतल को खरीदना कम कर देंगे और किनले की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब किनले ने कुछ भी नहीं किया, प्राइस बढ़ाया किसने? बिस्लरी ने। प्राइस बिस्लरी ने बढ़ाया, बिस्लरी के प्राइस बढ़ाने से किनले की डिमांड बढ़ गई, तो इसको कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और अगर दूसरी बात मैं करूं, बिस्लरी ने 20 रुपए से 19 रुपए कर दिया, यानी कि अपने रेट को कम कर दिया, प्राइस को कम कर दिया। अब किनले ने कुछ नहीं किया, लेकिन किनले की डिमांड घट गई। बात समझ रहे हो? मतलब कि किसी और के प्राइस बढ़ाने से, घटाने से उसके रिलेटेड गुड्स पर प्रभाव पड़ रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर मैं बात करूं सीजनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे कि अगर बारिश हो जाए, एकदम से बारिश हो गई, गर्मी चल रही है, बारिश हो गई, इतनी गर्मी हो रही है, अचानक से 2-3 दिन के लिए लगातार बारिश हो गई, तो हम जो इतनी गर्मी में जो ठंडी चीजें खा रहे थे, जैसे कि हम आइसक्रीम खा रहे थे, दही खा रहे थे, मतलब ये सब चीजें जो हम ठंडी ठंडी चीजें खा रहे थे, एकदम से कन्वर्ट हो गए, हम गर्म चीज पे आ गए, ब्रेड पकौड़े पे, समोसे पे, ठीक है। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से भी बदल सकता है, या किसी के हिसाब से भी बदल सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं कुछ टाइम पहले की, हमारी जो चीजें चलती थी, ब्रेड पकोड़े, समोसे, चाउमीन, ये सब कुछ चलता था, अब लोगों की टेस्ट बदल गया, मोमोज में कन्वर्ट हो गया, मोमोज खाने लग गए, और आप फिंगर चिप्स खाने लग गए, मतलब अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया। अगर मैं बात करूं, पहले अगर टाइम पे जाएंगे, अगर मैं कपड़ों की बात करूं, तो पहले जो चलती थी बच्चों, बेल बॉटम चलती थी, ठीक है, लेकिन अब नैरो बॉटम चलती है, तो बेल बॉटम का टेस्ट बदल गया लोगों के बीच में, उन्होंने वो मतलब उनकी डिमांड कम हो गई बेल बॉटम उसकी, हाँ बेल बॉटम की, अब नैरो बॉटम की चल रही। तो सारा का सारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि अब चीजें बदल गई है, जो चीज पहले हम करते थे उसके वजह से, मतलब वो चीज बदल गई है, तो अब हम कोई और चीज यूज कर रहे हैं। फिफ्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। अगर मैं बात करूं नॉर्मल तरीके से कि फ्यूचर में किसी के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आज ही वो सब कुछ खरीद लेंगे। अभी देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोरोना काल चल रहा है, सबको पता है, तो सब ने अपने घर में खाना भोजन का जो भी मतलब सामान था, फूड से रिलेटेड, सब भर लिया। इसमें 2 चीजें की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, या तो मिलेगा नहीं इसलिए आज ही भर लो, तो यानी कि आज उसकी डिमांड बहुत हो गई, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये भी कि उसके आगे चल के प्राइस ना बढ़ जाए, तो आज ही खरीद लो। बात समझ रहे हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज का मतलब क्या हुआ कि आगे चलकर प्राइस पर कोई भी प्रभाव पड़े, इसलिए आज ही खरीद लो। बढ़ेगा तो आज ही खरीद लो, कम होगा तो बाद में देख लेंगे। अगर आगे चल के किसी के प्राइस डाउन होंगे तो आज क्यों खरीदे, तभी खरीदेंगे ना। तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी अगर उसके आने वाले वक्त पर प्राइस कम होंगे तो, और आने वाले वक्त पर प्राइस ज्यादा होंगे तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग कमोडिटी के ऊपर। अब हम आगे पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। देखो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं, और इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, जैसे कि आज मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा, तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी पी लो।
अब चाय पीने का मन नहीं कर रहा, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा ना पीऊंगा, समझ रहे हो बात? उसका सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि उसकी वो भरपाई कर ले। मैं मारुति गाड़ी खरीदने के गया था, ठीक है, मारुति गाड़ी खरीदने गया था, होंडाई की खरीद लाया, सब्स्टिट्यूट है ना, मुझे मारुति की नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट है होंडाई, ले आया उससे रिलेटेड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर गुड्स। अब इसने क्या बोला है, मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि टी के रेट बढ़ गए, उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी, अरे भाई टी के रेट बढ़ गए, कॉफी पी लो। जैसे मैंने पहले किनले और बिस्लरी का लिया, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही तो हुए, किनले और बिस्लरी बोतल। बिस्लरी ने अपने रेट बढ़ा दिए थे, तो चलो भैया इसको नहीं खरीदते हम क्योंकि महंगा हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट किनले है तो वो खरीद लो, उसी रेट पे, वही टेस्ट, सब कुछ सेम है, कम रेट है, कम प्राइस है, तो वही ले लो, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक गुड्स दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे कि कार का पेट्रोल के साथ एक डायरेक्ट लिंक होता है, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी कैसे? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हुआ? कार का पेट्रोल। बात समझ में आई? तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर गुड्स। अगर कॉन्टिन्यूसली गाड़ी के रेट बढ़ते रहेंगे तो लोगों ने गाड़ी खरीदना कम कर देनी है, जब गाड़ियां खरीदना कम कर देंगे तो पेट्रोल ऑटोमेटिकली कम डलेगा। बात समझ रहे हो? या गाड़ियां बहुत ज्यादा खरीदी जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं बात करूं आपसे नॉर्मल गुड्स की। गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम, इट मींस व्हेन इनकम rises, demand of the normal goods also rises। नॉर्मल गुड्स जो हम आमतौर पर खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा है? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नॉर्मल गुड्स जो हम आमतौर पर खरीदते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और मेरी इनकम कम हो गई तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स बच्चों, goods which are having negative relation with the income, it means less demand at the higher income and vice versa। inferior goods वो goods होते हैं जिनको हम ज्यादा पसंद नहीं करते लेकिन हमें खरीदना पड़ता है मजबूरी में कि हमारी इतनी इनकम नहीं है। बात समझ रहे हो? इनकम ज्यादा ना होने की वजह से हम इंफीरियर गुड्स खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डालडा घी, ठीक है, हमारी इनकम उतनी नहीं थी, हम डालडा घी खाते थे, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ गई, हमने डालडा घी को हटाकर देसी घी में आ गए, या इनकम घट गई, देसी घी से डालडा घी में आ गए। समझ में आ गई? यानी कि वो क्या बोल रहा है कि इनकम का गुड से नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ऊपर क्या था? इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है, इनकम घटती है डिमांड घट जाती है, विच मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप। दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? इंफीरियर गुड्स में होता क्या है कि इनकम मेरी बढ़ गई तो जो मेरे इंफीरियर गुड्स थे मैंने उनको खरीदना कम कर दिया और मैं अच्छे गुड्स पर चला गया, यानी कि नॉर्मल गुड्स पे चला गया। डालडा घी से मैं देसी घी पर आ गया जब मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम घटने से देसी घी से मैं डालडा घी पर आ गया, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब होता है उसका अपोजिट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मल गुड्स में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है और इन्फीरियर गुड्स में बच्चों नेगेटिव होता है। डिमांड में भी हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है जिसमें प्राइस और उसका इम्पैक्ट चलता है। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? पढ़ते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, डिमांड ऑफ अ गुड्स फॉल विद द राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। वो क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी गुड्स के प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों,
प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटने पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो हम पढ़ते हैं, 1 रुपया किसी चीज के डिमांड था। सपोज इन केस मैंने कोई भी एक गुड्स लिया, उसका 1 रुपये प्राइस था। जब 1 रुपये प्राइस था तो डिमांड थी 100, प्राइस बढ़ गया 2 से हो गया 80, क्योंकि प्राइस बढ़ता गया डिमांड कम होती गई। फिर 3 रुपए हो गया 60 हो गई, डिमांड कम हो गई। 4 रुपए हो गया 40 रुपए हो गई डिमांड, और 5 रुपए हो गया तो 20 हो गई डिमांड। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। जैसे जैसे, अगर मैं वाइस वर्सा की बात करूं, नीचे से बात करूं, जैसे नीचे से डिमांड और प्राइस कम होता जा रहा है उसकी डिमांड नीचे से बढ़ती जा रही है। पहली बात तो नीचे से देखते नहीं, ऊपर से नीचे देखेंगे ना, नीचे से ऊपर तो देखेंगे नहीं। लेकिन अगर देखना भी है, नीचे से ऊपर देखना भी है, तो नीचे से अगर मैं ऊपर देखता हूं तो मेरा प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। और अगर मैं ऊपर से नीचे देखता हूं तो मेरा प्राइस बढ़ता जा रहा है और डिमांड कम होती जा रही है। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से मेरा ये डिमांड कर्व बनेगा जो हमने ऊपर डिमांड शेड्यूल में देखा। तो ये टेबुलर फॉर्म है और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से ये डिमांड कर्व होता है, ऊपर से नीचे। ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे आता है हमेशा डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस जब मेरी, देखो बच्चों, प्राइस मेरी ज्यादा थी, प्राइस सपोज इन केस यहाँ पर ये 5 हो गई। 5 होने पर मेरी जो क्वांटिटी है वो 20 है, और मेरा प्राइस सपोज इन केस 1 है। 1 प्राइस होने पर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है बच्चों वो 100 है। ठीक है बच्चों, प्राइस कम है डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है डिमांड कम है, यही रिलेशनशिप होता है जिसको हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। चेंज इन डिमांड, 2 तरीके से डिमांड में डिमांड चेंज होता है। एक तो मूवमेंट और एक होता है शिफ्ट इन डिमांड का। मूवमेंट का मतलब और शिफ्ट इन डिमांड का क्या मतलब होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो बच्चों, डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड जो है वो बदलती है किस वजह से, कमोडिटी के प्राइस के बदलने की वजह से। ठीक है, कमोडिटी का प्राइस बदलेगा, डिमांड ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। यानी कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे अगर मैं बात करूं, इसको 2 तरीके से होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन से जैसे आप समझ रहे हैं फैलना, तो यानी कि मोर डिमांड एट लोअर प्राइस, यानी कि कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा होती है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लेस डिमांड एट हायर प्राइस, यानी कि ज्यादा प्राइस पर डिमांड कम हो जाती है। तो इसके हम डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ते हैं और इसका ग्राफ भी हम देखेंगे बच्चों। तो ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और ये है चेंज इन डिमांड। चलो, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि किस किस वजह से, जैसे कि एक शिफ्ट हो जाता है और एक मूवमेंट हो जाती है, कि उसके बारे में भी इसको ये वही चीज कह रहा है। यानी कि जब मूवमेंट होती है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता है, और जब शिफ्ट होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है बच्चों। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 तरीके से होती है। एक एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, यानी कि लोअर प्राइस पर डिमांड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हायर प्राइस पर डिमांड कम हो रही है। ठीक है, और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब सिंपल सा आएगा, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड कम हो गई। उसको पढ़ते हैं। चलो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस चेंज, किस वजह से होता है, ड्यू टू प्राइस चेंज की वजह से होता है बच्चों। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई। मूवमेंट विल टेक प्लेस, मूवमेंट विल टेक प्लेस मतलब ऊपर नीचे। अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 2 तरीके से मूवमेंट होती है, एक एक्सटेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूवमेंट को, शिफ्टिंग को पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है, ये मेरी नॉर्मल है, ये मेरी नॉर्मल प्राइस नॉर्मल है, और ये मेरी डिमांड नॉर्मल है। मैंने प्राइस को कम किया बच्चों, प्राइस को कम किया, प्राइस कम करते ही मेरी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हो, यानी कि मेरा, अब ये देखो, ये प्राइस है, प्राइस मेरी कम, डिमांड मेरी ज्यादा, तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, ए टू बी। अब देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, ए टू बी पे आ गया, इसका मतलब मेरा डिमांड बढ़ गया। जब मेरी डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है लोअर प्राइस पे, तो क्या होता है, एक्सपेंशन। तो ये रहा ए टू बी एक्सपेंशन, यानी कि जो एरो नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, मेरा प्राइस बढ़ गया, नॉर्मल प्राइस से मेरा
प्राइस बढ़ गया और मेरी डिमांड क्या हो गई, कम, तो ये मेरा एरो ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर एरो जा रहा है, विच मींस वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अगर एरो नीचे की तरफ आए तो एक्सपेंशन, एरो ऊपर की तरफ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों ये ध्यान रखना, ये डिमांड कर्व में इसी तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर देन प्राइस चेंज, यानी कि किसी और वजह से प्रभाव पड़ रहा है डिमांड का, किसी और वजह से डिमांड का प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स या इंफीरियर गुड्स, ये हमारे अदर देन प्राइस, ठीक है। प्राइस तो हमारे छेड़े नहीं ना, जब हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा था तो उसमें हमने सेम उस चीज का तो प्राइस नहीं छेड़ा था, किसी और ने छेड़ा था, हमारा डिमांड बढ़ गई थी। जैसे कि अगर मैं बिस्लरी की और किल्ले की बात करूं तो किल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से किल्ले ने कुछ किया था? नहीं, किल्ले ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया किसने किया? बिस्लरी ने। तो किल्ले ने क्या हुआ? अदर देन प्राइस हो गया ना। अदर देन प्राइस की वजह से किल्ले की डिमांड बढ़ गई और डिमांड घट गई, यानी कि बिस्लरी की बोतल ने डिमांड बढ़ाई, बिस्लरी की बोतल ने प्राइस बढ़ाया, डिमांड नहीं, बिस्लरी की बोतल ने प्राइस बढ़ाया। किल्ले की क्या हो गई? डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जब मेरे किल्ले की डिमांड बढ़ गई, मैंने प्राइस छेड़ा था? नहीं छेड़ा। छेड़ा किसने? बिस्लरी ने। तो किल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस के बदलाव होने के अलग, यानी कि अदर देन प्राइस चेंज, किल्ले ने प्राइस का कुछ भी नहीं किया, सेम प्राइस था, किल्ले का सेम प्राइस था, डिमांड बढ़ गई। इसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। यानी कि देखो ये रहा, पहले किल्ले और बिस्लरी सेम थे, ये नॉर्मल है, प्राइस सेम था, डिमांड सेम थी। बिस्लरी ने प्राइस बढ़ा दिया, बिस्लरी ने प्राइस बढ़ा दिया, किल्ले के सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ गया। दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट। इसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों। अब मैं सेकंड उस पर बात करूं, बिस्लरी ने प्राइस कम कर दिए, बिस्लरी ने प्राइस कम कर दिए, किल्ले ने प्राइस छेड़े भी नहीं, लेकिन किल्ले की डिमांड कम हो गई। तो किल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस सेम रहा लेकिन डिमांड कम हो गई, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड से, सब्स्टिट्यूट गुड से मैंने आपको समझाया था। उसी तरीके से इंफीरियर गुड्स का भी होगा बच्चों। मेरी इनकम बढ़ गई, इंफीरियर गुड्स के प्राइस तो बढ़े नहीं, लेकिन मैं नॉर्मल गुड्स पे चढ़ा गया, तो नॉर्मल गुड्स की हमारे क्या हो गए? डिमांड बढ़ गई। और मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पर आ गया। यानी कि किसी और ने मतलब किसी भी पर्टिकुलर गुड्स ने अपने प्राइस पर चेंज नहीं किया, किसी और वजह से उसकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये समझ में आया, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन डिमांड मैंने दो तरीके से था, ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया। चेंज इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? मोर डिमांड होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, जैसे कि प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस तो सेम है, प्राइस किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन किसी और वजह से उसकी डिमांड पे ज्यादा हो रहा है। और ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड उसकी कम हो रही है, अदर देन फैक्टर ऑफ प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट है, यानी कि किसी और वजह से उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि कम होगा। अब मैं बात करूं कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, किस किस वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है। एक तो इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ सकती है। एक फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड बढ़ सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हम समोसे, चाउमीन, ब्रेड पकौड़े ये सब खाते थे, अब हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हमने मोमोज, फिंगर चिप्स और ये सब चीजें खाना शुरू कर दी, तो ये फेवरेबल चेंजेस में आ गया, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई और दूसरे की डिमांड घट गई। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताया ही है, और फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है बच्चों। आगे मैं कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के कारण में बात करूं, वही उसका अपोजिट, जहां इंक्रीज इन इनकम था यहाँ डिक्रीज इन इनकम, जहां इंक्रीज एंड फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस था यहाँ अनफेवरेबल एंड डिक्रीज इन टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, जहां राइज इन प्राइस था यहाँ डिक्रीज, और जहां फॉल इन प्राइस था वहां राइज, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज
डिमांड के बारे में, जिसमें हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट बच्चों ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपने ये सब कुछ ध्यान से देखना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। तब तक के लिए आप इसको ढंग से पढ़िएगा और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों।